हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर, जिसमें जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महाभारत में कौन सी नदी को चार मान्यवती के नाम से उल्लेख किया गया है? आपसे पूछा गया है महाभारत में कौन सी नदी को चार मान्यवती के नाम से उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है क्षिप्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी। महाभारत में चंबल नदी को चर्मावती नदी के नाम से उल्लेख किया गया है और चंबल नदी का उद्गम महू, इंदौर के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है ओमकारेश्वर, दूसरा ऑप्शन है महेश्वर, तीसरा ऑप्शन है ओरछा और चौथा ऑप्शन है धार। तो आपको बताना है आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर में। आदि शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में स्थित है और ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में स्थित हिंदू मंदिर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टीकमगढ़ के किस धातु को जीआई टैग होता है? आपसे पूछा गया है टीकमगढ़ के किस वस्तु को जीआई टैग मिला है। पहला ऑप्शन है बेल धातु सामग्री, दूसरा ऑप्शन है साड़ी, तीसरा ऑप्शन है चमड़े के खिलौने और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो इसमें बताना है टीकमगढ़ के किस वस्तु को जीआई टैग प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेल धातु सामग्री को। टीकमगढ़ के बेल धातु सामग्री को जीआई टैग प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बुंदेलखंड का अल्हैद समुदाय अल्लाउद्दौला और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? आपसे पूछा गया है बुंदेलखंड का अल्हैद समुदाय अल्लाउद्दौला और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है। पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 52। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 52। बुंदेलखंड का अल्हैद समुदाय अलाउद्दौला और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी हैं? 4 ऑप्शन और आपसे पूछा गया उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी हैं। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है झाबुआ और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर के। उस्ताद आमिर खान इंदौर के निवासी थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है अक्षपाद गौतम और चौथा ऑप्शन है उलूकनाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम मुनि थे और पतंजलि के संस्थापक जो पतंजलि हैं वह योग दर्शन के संस्थापक थे और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक थे और चौथा ऑप्शन जो है उलूकनाद या वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। तो यहाँ आपसे न्याय दर्शन के बारे में पूछा गया है तो इसके संस्थापक थे गौतम मुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री ओपी कोहली किस वर्ष से इस पद पर नियुक्त हुए हैं? आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, 2016, परंतु यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपको अभी वर्तमान का याद रखना है। तो वर्तमान 2021 में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो आपको याद रखना है 2021 में वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यह उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कतर की राजधानी क्या है? आपसे पूछा गया है कतर की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन है बेरूत, दूसरा ऑप्शन है माले, तीसरा ऑप्शन है तेहरान और चौथा ऑप्शन है दोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दोहा। कतर देश की राजधानी है दोहा। कतर ने हाल ही में ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। तो आपको कतर से यह करेंट अफेयर याद रखना है। कतर ने हाल ही में ओपेक देश की सदस्यता त्याग दी है और ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है और कतर देश की राजधानी है दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है सोन और चौथा ऑप्शन है क्षिप्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर।
कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, दूसरा ऑप्शन है ऋतु बेरी, तीसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विक्रम सेठ। प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक हैं विक्रम सेठ। और इसके अतिरिक्त विक्रम सेठ की एक और बुक है जो आपसे हमेशा पूछी जाती है, वह है ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। और यहाँ पर जो बुक आपसे पूछी गई है टू लाइव्स, इसके भी लेखक हैं विक्रम सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है छतरी बाग, तीसरा ऑप्शन है अशोक स्तंभ और चौथा ऑप्शन है गोश मोहम्मद का मकबरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गोश मोहम्मद का मकबरा। गोश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और इसके अतिरिक्त आपका ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 छतरी बाग या इंदौर में स्थित है, तथा ऑप्शन नंबर 3 अशोक स्तंभ या सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ आपसे गोश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर के बारे में पूछा गया है कि ग्वालियर में क्या स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जामनेर, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध और चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो आपसे पूछा गया है मध्य भारत क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जामनेर नदी का। मध्य भारत पठार क्षेत्र में जामनेर नदी का प्रभाव क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिणी का द्वार के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिण का मध्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है शाजापुर, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है टीकमगढ़ और चौथा ऑप्शन है बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को दक्षिण के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र है। यहाँ मुमताज को अस्थायी रूप से दफनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? आपसे पूछा गया है वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है तानसेन पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है कालिदास पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है तुलसी पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है कबीर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। और कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रजिया सुल्ताना किसकी उत्तराधिकारी थी? आपसे पूछा गया है रजिया सुल्ताना किसकी उत्तराधिकारी थी? पहला ऑप्शन है रुकनुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है बहराम शाह, तीसरा ऑप्शन है मसूद शाह और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रुकनुद्दीन। रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी और रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसे भी आपको याद रखना है कि यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया है बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी? आपसे पूछा गया है किसने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल और चौथा ऑप्शन है श्री अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिपिन चंद्रपाल ने। बिपिन चंद्रपाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? आपसे पूछा है ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है सीधी और चौथा ऑप्शन है श्योपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिवपुरी में। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे ने कानपुर के नाना साहेब के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया था और उसके पश्चात इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। और जो पहला ऑप्शन है ग्वालियर, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तो इसे भी आपको याद रखना है।
और यहाँ आपसे तात्या टोपे के बारे में पूछा गया है, तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से अलग करके अलीराजपुर को एक जिला बनाया गया था? पहला ऑप्शन है बुरहानपुर, दूसरा ऑप्शन है उमरिया, तीसरा ऑप्शन है झाबुआ और चौथा ऑप्शन है विदिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झाबुआ। झाबुआ जिले से 2008 में अलीराजपुर जिले को अलग करके बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, अलीराजपुर 2008 में झाबुआ जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कालू जी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? आपसे पूछा गया है कालू जी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा ऑप्शन है पूर्व निर्माण, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी निर्माण और चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी निर्माण में। कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निर्माण के पिपलिया खुर्द में 1 माह तक के लिए आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपसे पूछा गया है किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2014 में, दूसरा ऑप्शन है 2012 में, तीसरा ऑप्शन 2015 में और चौथा ऑप्शन 2013 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2012 में। वर्ष 2012 में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है शहडोल, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है बुरहानपुर और चौथा ऑप्शन है रीवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना खंडवा जिले में स्थित है और खंडवा जिले में प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा किशोर कुमार की समाधि भी स्थित है और सिंगाजी का जो मंदिर है वह भी खंडवा जिले में स्थित है। तो आपको ये सभी याद रखना है खंडवा जिले से। खंडवा जिले में प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा किशोर कुमार की समाधि और श्री सिंगाजी का मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में। सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया है एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जीमेन प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है सोनार, तीसरा ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव और चौथा ऑप्शन है रडार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉपलर प्रभाव का। एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती? आपसे पूछा गया है ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती है? पहला ऑप्शन है निर्वात, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और चौथा ऑप्शन है जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निर्वात। ध्वनि निर्वात से होकर गति नहीं कर सकती है और वायु में ध्वनि की जो गति होती है वह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसे भी आप याद रखें, यह वायु में होती है और ध्वनि निर्वात से होकर गति नहीं कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी 2019, एमपी जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और आसान कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? आपसे पूछा गया है घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है जस्ता और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम। घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम धातु भार में हल्की होती है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में तथा तार बनाने में भी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? आपसे पूछा गया है विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन नरम लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नरम लोहा। विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु नरम लोहा होती है क्योंकि चुंबक नरम लोहे का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? आपसे पूछा गया है ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? पहला ऑप्शन है रुधिर कर्क रोग, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है सेरेब्रल हेमरेज, चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रुधिर कर्क रोग। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु रुधिर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो देश जिनमें पालिश चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहाँ के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? आपसे पूछा गया है वे देश जिनमें पालिश बिना छिलके का चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहाँ के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है ओस्टियोमलेशिया, दूसरा ऑप्शन है पेलेग्रा, तीसरा ऑप्शन है स्कर्बी और चौथा ऑप्शन है बेरीबेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेरीबेरी। वे देश जिनमें पालिश चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहाँ के लोगों को बेरीबेरी की समस्या हो सकती है और बेरीबेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अल्प रक्तता किसकी कमी से होने वाला रोग है? आपसे पूछा गया है अल्प रक्तता किसकी कमी से होने वाला रोग है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लोहे की कमी से। अल्प रक्तता अर्थात एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है और पालक की पत्तियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? आपसे पूछा गया है अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा ऑप्शन है आंत, तीसरा ऑप्शन है वृक्क और चौथा ऑप्शन है यकृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यकृत में। अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों? आपसे पूछा गया है मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों? पहला ऑप्शन है छोटे छिद्रों से जल बाष्पित हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है मटका उष्मा का अच्छा विकिरण करता है, तीसरा ऑप्शन है मटका जल की उष्मा को अवशोषित कर लेता है, चौथा ऑप्शन है मटके की उष्मा धारण क्षमता अधिक होती है। तो प्रश्न है आपसे मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 छोटे छिद्रों से जल बाष्पित हो जाता है, इस वजह से मटके के अंदर का जल ठंडा होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्रोकैरियोटिक है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए, इनमें से प्रोकैरियोटिक क्या होता है? पहला ऑप्शन है सबसे प्राचीन बहुकोशिकीय जीव, दूसरा ऑप्शन है एक घटक फल, तीसरा ऑप्शन है एक जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है, चौथा ऑप्शन है बहुकोशिकीय जीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रोकैरियोटिक एक जीव है जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग होता है जो श्वसन में भाग लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपसे पूछा गया है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है हल्की किरणें, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें और चौथा ऑप्शन है अवरक्त किरणें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। स्वेद पसीना में होता है, आपको 4 ऑप्शन है और आपको पूछा गया है स्वेद पसीने में इनमें से क्या होता है? पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट तथा जल और चौथा ऑप्शन है जल लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ। स्वेद, पसीना में जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ होता है। पसीने में जल और लवण होता है NaCl, तो इसे भी आप याद रखें, और वह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत सारे कवक मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? 4 ऑप्शन है आपको, और आपको बताना है इनमें से कौन सा कवक मानव शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। पहला ऑप्शन है राइजोपस, दूसरा ऑप्शन है पक्सिनिया, तीसरा ऑप्शन है एस्परजिलस और चौथा ऑप्शन है अगेरिकस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एस्परजिलस। एस्परजिलस कवक से सांस फूलना, खांसी, बलगम इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा इससे दमा व टीबी जैसे रोग होने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से ग्रह के जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है? आपसे पूछा गया है निम्न में से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है। पहला ऑप्शन है बुध तथा शुक्र, दूसरा ऑप्शन है मंगल और बुध, तीसरा ऑप्शन है मंगल और शुक्र और चौथा ऑप्शन है अरुण और शुक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है तथा सूर्य को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है? आपसे पूछा गया है निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है बोनेलिया और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोनेलिया। बोनेलिया में वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादप के लिए सबसे संतुलित उर्वरक कौन सा होता है? आपसे पूछा गया है पादप के लिए सबसे संतुलित उर्वरक कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित खाद, तीसरा ऑप्शन है चूने का सुपरफास्फेट और चौथा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित खाद। पादप के लिए सबसे संतुलित उर्वरक मिश्रित खाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक असत्य फल है। पहला ऑप्शन है तरबूज, दूसरा ऑप्शन है चेरी, तीसरा ऑप्शन है सेब और चौथा ऑप्शन है नींबू। तो आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेब। सेब एक असत्य फल का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कैक्टस नागफनी के पौधे में कांटे किसका रूपांतरण होता है? आपसे पूछा गया है कैक्टस नागफनी में पौधे में कांटे किसका रूपांतरण होता है। पहला ऑप्शन है फल का, दूसरा ऑप्शन है तना का, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों का, चौथा ऑप्शन है कलियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पत्तियां। कैक्टस नागफनी के पौधे में कांटे पत्तियों का रूपांतरण होते हैं और कैक्टस का पौधा आमतौर पर मरुस्थलों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल का सबसे शुद्धतम प्रकार कौन सा होता है? आपसे पूछा गया है जल का सबसे शुद्धतम प्रकार कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन है आसुत जल, तीसरा ऑप्शन है नल का पानी और चौथा ऑप्शन है वर्षा का पानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आसुत जल। जल का सबसे शुद्धतम प्रकार आसुत जल होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आपसे पूछा गया है पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन है अस्थिया, दूसरा ऑप्शन है प्राइमेट, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म और चौथा ऑप्शन है पक्षी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म का। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन होता है, अर्थात जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल हमारे ऊपर अत्यधिक दाब डालता है फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता? आपसे पूछा गया है वायुमंडल हमारे ऊपर अत्यधिक दाब डालता है फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता है। पहला ऑप्शन है हमारे सर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारी अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं, इस दाब को वहन कर लेती हैं, तीसरा ऑप्शन है हमारा रक्त दबाव वायुमंडलीय दबाव से हल्का सा अधिक होता है और चौथा ऑप्शन है हम उसके आदी हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडल हमारे ऊपर अत्यधिक दबाव डालता है फिर भी हमें इसका महसूस नहीं होता। तो इसका कारण है हमारा रक्त
दबाव वायुमंडलीय दबाव से हल्का सा अधिक होता है। इस वजह से वायुमंडलीय दबाव का हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है वह हमें महसूस नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है। आपसे पूछा गया है मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन है दर्द निवारक, तीसरा ऑप्शन है रोगाणुरोधक और चौथा ऑप्शन है हल्की रेचक औषधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हल्की रेचक औषधि। मैग्नीशिया का उपयोग हल्की रेचक औषधि के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चाय व कॉफी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है। आपसे पूछा गया है चाय व कॉफी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एस्पिरिन, दूसरा ऑप्शन है निकोटीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, चौथा ऑप्शन है कैफीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कैफीन। चाय व कॉफी में मुख्यतः सक्रिय तत्व कैफीन पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।